हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स के पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 19 से 22 तक करेंगे, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश में को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन 19 के आगे जो भी और 19 क्वेश्चन है, इसमें कुछ थोड़ा अलग इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट यूज़ में आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमको मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। बाकी इसको बिना मैट्रिक्स से भी किया जा सकता है, बट अपना चैप्टर ही मैट्रिक्स चल रहा है, इसलिए हमको इसको यूज़ करके ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे एक स्लाइड में क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। क्या है देखो, A trust funds has 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। तो यहाँ पे टोटल आपके पास फंड है 30,000 और उसको 2 बॉन्ड्स में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला जो है वो 5% का इंटरेस्ट दे रहा है और सेकंड जो है 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 एमंग दीज टू ऑफ द बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट जो आपका दे रखा है 1800 और 2000। कुछ नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस पढ़ेंगे इसको। देखो, एक व्यापार संघ के 30,000 रुपये का कोर्स है, 30,000 टोटल रुपए है और उसको 2 भिन्न बॉन्डों में क्या करना, निवेश करना है। इसमें बॉन्ड 1 में आपका 5% का वार्षिक और बॉन्ड 2 में 7% का वार्षिक ब्याज देता है। और अभी गुणन की हेल्प से हमको 30,000 रुपये को 2 प्रकार इस प्रकार बांटना है कि कुल जो वार्षिक ब्याज है वो ये और ये मिले। तो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले एक ही बात करेंगे। तो देखो, मैं आप सेम क्वेश्चन है ये 19, यहाँ पे मैंने क्या कि वो थोड़ी जगह मिले मेरे को लिखने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में 1 मिनट के लिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अभी देखो समझ में आएगा क्या क्यों। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो इसलिए हमको कुछ स्टेप ऊपर लिखने पड़ेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं वो पहले नहीं लिख रहा, पहले मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन के अगर ये है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं कि टोटल 30,000 का आपके पास पेमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल आपके पास है 30,000 का पेमेंट। अब इसको 2 अलग अलग बॉन्ड्स में क्या करें या 2 अलग अलग कंपनीज ही कह दो कि जो अलग अलग आपको क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। तो अब देखो 30,000 में अब ये पता नहीं है कि इसको कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो माना कि इसमें x रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसमें कितने किए होंगे भाई, 30,000 में से x हटा दो, बचे हुए इसमें से ही किए होंगे। ओके, और ये जो है पहली कंपनी वो 5% एनुअली क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, और ये 7% इंटरेस्ट ब्याज देती है। और मैं पहले ए कर रहा हूँ, ए है ना, जिसमें आपको बोल रखा है कि आपका टोटल कितना ब्याज है बोलो। तो यहाँ पे बोल रखा है कि आपका टोटल आपका ब्याज है, टोटल जो है आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ए में आपको दे रखा 1800 रुपये। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो ये इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट है आपका वो है आपका 1800 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स से करना है। तो देखो यहाँ पे एक बात कहूँ मैं अगर आपको, तो x रुपये का 5% से इंटरेस्ट कैसे आता है, सिंपल x इंटू 5/100 करते ही आपका इंटरेस्ट आ जाता है। और 30,000 में से x हटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 7% से इंटरेस्ट कितना आता है ये। अब ये भी इंटरेस्ट दोनों का जोड़ जो है टोटल इंटरेस्ट 1800 के बराबर दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है और हमको बोला है कि यहाँ पे पूछा क्या है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, मतलब यहाँ पे ये पता करना है कि 30,000 में से पहले वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, कितना कितना इन्वेस्ट किया। तो x की वैल्यू निकल जाए तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा, 30,000 में से x हटा देंगे तो ये आपका दूसरा ही आंसर आएगा, माइनस है, ठीक है। तो कुल मिला के x निकालना है ना। तो अब आपको पता है ये सिंपल एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ऐसे नहीं करना, हमको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है। इसलिए अब यहाँ पे आओ, मेरे खाली जगह छोड़ी थी वो। तो यहाँ पे देखो ये बनाने के लिए, ये इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैट्रिक्स को कैसे यूज में ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कैसे, कि देखो पहली मैट्रिक्स जो है आपके जो टोटल जो क्या बोलते हैं जो फंड्स है उसको बताएगी। तो आपकी पहली मैट्रिक्स तो फंड्स को बताएगी
और दूसरी मैट्रिक्स जो है आपके इंटरेस्ट को बताएगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो टोटल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? अरे वापस देखो, कुल ब्याज। अरे इतना समझते हो, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहला ये देखो, ये क्या है? ये तो आपका है फंड, और ये 5% क्या है? इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखना ठीक रहेगा, नीचे लिख दो इंटरेस्ट रेट, पूरा लिख दो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, और बाद में जो फाइनली आ रहा है वो टोटल इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेगा। ये मैट्रिक्स में सीधा पहले ही लिख देता था, आप कन्फ्यूज जाते। मैंने इसको देख के ये मैट्रिक्स लिखा है तो आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? फंड क्या हो गया? फंड को देखो, हमेशा पहले आप रो लिखोगे, उसके बाद इसको कॉलम में लिखोगे। तो फंड आपका क्या क्या है? एक्स, और 30,000 में से एक्स को हटा दो, ये आपका एक ही रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। और दूसरा में हमको, अब ये रो मैट्रिक्स कहने का मतलब रो मैट्रिक्स लिखेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम और बाकी रो। और रेट क्या क्या है आपके? 5% और क्या है? 5% और 7% के बराबर। और इसको इक्वल कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट कितने के बराबर? ए में 1800 के बराबर है। तो अब देखो ये, अब इसको सॉल्व करना आता है ना आपको? कैसे? कि ये आपकी है 1 × 2 की मैट्रिक्स, और ये 2 × 1 की मैट्रिक्स, और ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 की जो बनेगी उससे यही इक्वेशन निकल के आएगी। इसका मतलब इसके बाद में जब आप सीधा खोलोगे इसको तो ये इक्वेशन बनने वाली है। अरे समझ में आ रहा है क्या? इस इक्वेशन को देख कर ही मैं ये बनाया है। देखो अभी खोल लो, देखो ये आपका 1 × 5% प्लस ये × 7% इक्वल टू 1800 आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे डायरेक्टली करने से अच्छा पहले ऐसे बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पहले इसको कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो उसके बाद हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा, रो और कॉलम की तरह। तो अब देखो इसके बाद में हमको क्या करना है? सिंपल सॉल्व करना है। अरे भाई सिंपल सॉल्व करना है। देखो अब क्या, तो आप कर सकते हो ना आगे। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी, तो एक काम करता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। देखो तो ये आपका हो जाएगा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस 100 को उधर भेज देते हैं ना। तो देखो ये 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7, और ये 100 जो नीचे था, अरे भाई 100 नीचे वाले को एलसीएम लेके उधर भेज सकते हैं ऐसे, तो दो जीरो से 4 जीरो हो जाएंगे अब इधर। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो 5x प्लस ये आपका 21, 1 2 3 4 और 7x, और ये भी 1 2 3 4। अब बोलो ये 5x और 7x जुड़ के माइनस का 2x और उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा। और ये 21,000 इधर पड़ा ही था, सॉरी ये 21,000 नहीं है, ये आपका 2,10,000 है, ठीक है। और उसमें से आप इधर लाओ इसको जब घटाओगे आप, तो देखो 4 जीरो तो 4 जीरो ही पड़े हैं। अब 21 में से 18 को घटाओगे आप तो कितना आएगा बोलो? 3। तो ये 2x इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू आपके पास देखो 30,000 में आधा करोगे तो 15,000 हो जाएगा। तो ये x मतलब x फंड में आप मतलब पहले फंड में इतना रुपया जमा कराया, तो दूसरे में कितना कराया? तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरे में आपका ये जो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड फंड में आप 30,000 में से इसको घटा दो, में से 15,000 को घटा दो, तो ये आधा आधा ही हो गया। तो आपका ये 15,000 क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो 5x 21 18 3 सही है भाई। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। ओके, तो ये इस तरीके से करें। अब ये सेकंड जो है सेम तरीके से करना है, आपको करना है होमवर्क आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो 20 है कि द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स एंड देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 each respectively. तो find the total amount the books will receive from the selling of all the books using algebra. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स से ही करना हमको। अवयव देखो ये लिखा ना, अवयव बीजगणित है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा से इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स आ गया कहीं ना कहीं, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही मैं आपके लिए पहले ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। तो ये सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है,
अगर इसको सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन मानते हुए करें तो कैसे कर सकते हैं कि 10 डजन तो केमिस्ट्री बुक है, केमिस्ट्री बुक जो है वो आपकी 10 डजन है, और ठीक है 10 डजन बुक है। और अगर मैं कहूँ फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स बुक की बात करें अगर तो कितने हैं बोलो, 8 डजन है, ठीक है, 8 डजन नहीं लिख रहा। उसके बाद इकोनॉमिक वो आपकी कितनी है, 10 डजन है। तो ये 3 टाइप की बुक है और हमको हर एक की रेट दे रखी है। देखो केमिस्ट्री का 80 रुपये जो है पर बुक है, ठीक है, और फिजिक्स की जो है वो 60 रुपये हर एक बुक की है, और इकोनॉमिक की है 40 रुपये। और हमको पूछा है कि टोटल, मतलब अगर इतना खरीदे हैं तो टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा। तो हमको पता है, देखो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं रफली बताऊं तो देखो केमिस्ट्री का 10 बुक, सॉरी यहाँ पे क्या है, 10 डजन बुक ली है ना, तो आपको पता है 1 डजन में 12 बुक होती है, तो 10 डजन में कितनी बुक होगी, 10 × 12, और ये टोटल बुक्स हो गई। और एक बुक का 80 रुपये है, तो यहाँ पे टोटल केमिस्ट्री की बुक्स का इतना पे करना पड़ेगा। अरे वापस देखो, यहीं पे देख लो, देखो 8 डजन बुक है फिजिक्स की, तो आपको पता 8 डजन और 1 डजन में 12, तो टोटल बुक ये हो गई। और एक बुक की 60 रुपये है, तो टोटल बुक से उसको मल्टीप्लाई करते ही कुल मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आपकी है टोटल बुक्स। अरे क्या है, टोटल बुक्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रेट से, मतलब हर एक बुक की कितनी रेट है। तो यहाँ से, और ये जो जुड़ने के बाद जो टोटल आएगा वो टोटल आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी, कितना कॉस्ट हमको देना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अब मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स में आपकी हो जाएगी, पहला तो टोटल बुक्स की मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, रेट, हर एक बुक के रेट से, और जो निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट बोल दो, आपकी मर्जी। तो ये तरीके की मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। पहले मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, पहले को हम रोल मैट्रिक्स लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 डजन मतलब 12, फिर आपकी 8 डजन मतलब 12, और फिर आपका कौन है 8, 10 और फिर 10 है ना, तो 10 × 12, तो ये तो कुल टोटल बुक्स हो गई। और ये आपका हो गया 1 × 3 का मैट्रिक्स। और रेट आपकी क्या क्या है, और इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। अरे क्लियर है क्या, अब तो क्लियर हो जाएगा। और ये आपका हो गया 3 × 1, और टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको 80 से, फिर इसको, तो कुल मिला के ये आपका निकल के आएगा, सॉरी ये वाला ना, ये वाला। और इसको मल्टीप्लाई करना आता है तो ये आप होमवर्क में करना मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, लास्ट 2 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी जो है वो ये ऑर्डर्स की जो मैट्रिक्स है, हमको करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो मैं आपके लिए जगह की कमी के कारण मैं इसको अलग से वापस क्वेश्चन 21, 22 और नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन 21 देखो क्या है कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो हमको बोला है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन NKP सो दैट, ये जो है एक डिफाइन हो। हमको बोला है कि अगर ये डिफाइन है तो फिर बताओ इनमें रिलेशन क्या है। तो आंसर ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हम पहले ऊपर देखते हैं कि x आपका 21 कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है बोलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × n, फिर आपका y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × k,
ओके, 3 इंटू के 2 इंटू 1, और फिर आपका जेड मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर वो आपका 2 इंटू पी, फिर डब्ल्यू का क्या है बोलिए, n इंटू 3, और लास्ट में आपका p है और p का आपका है p इंटू के। अब हम बात कर लेते हैं कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन है, तो पहले तो p का ऑर्डर बताओ, p का ऑर्डर ऊपर से देख के बताओ, ये आपका है p इंटू के बराबर, और y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर है आपका 3 इंटू के बराबर, ये यहाँ से उठा रहा हूँ, कुछ नहीं है ना पी वाई, और साथ में आपका क्या दे रखा है w, और w का ऑर्डर है आपका n इंटू 3, तो यहाँ पर लिख दो चलो, ये p, ये y, ये w, ओके, और फिर से y है ना, तो इसका मतलब ये y है, तो 3 इंटू के। अब आपको पता है कि ये दोनों, देखो ये बोल रहा पॉसिबल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी पॉसिबल बोल रखा है, तो कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों बराबर हो। तो k की वैल्यू तो 3 आपकी, एक तो ये आ गया ना, तो k इज इक्वल टू 3, तो ये देखो ये यहाँ पे भी दे रखा है, ऑप्शन सी में भी दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या इधर देखो क्या, अगर मैं कहूँ कि अगर ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी पी वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद, तो वो बनेगी p इंटू के ऑर्डर की, और इधर देखो इधर 3 3 सेम है पहले से, इधर बनेगी आपकी जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद वो n इंटू के की बनेगी। अब बोला है कि ये दोनों जुड़ सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं तो इनके ये ऑर्डर्स जो है वो सेम होने चाहिए, तो ऑर्डर्स सेम में देखो ये k और k तो सेम है, तो यहाँ पे p को भी n के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके ये जुड़ेंगे, तो ये p इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब हम 22 कर लेते हैं, देखो ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं, देखो क्वेश्चन 22 में आपका दे रखा है कि यदि n p के बराबर है तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का ना, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे n जो है p के बराबर पहले से बोल दिया है, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, तो 7 इंटू एक्स, एक्स का ऑर्डर क्या है बोलो ऊपर देख के, x है आपका 2 इंटू एन के बराबर, फिर माइनस 5, z का ऑर्डर बोलो, z का ऑर्डर है तीसरे पे ना, तो 2 इंटू पी के बराबर, z का ऑर्डर है आपका 2 इंटू पी के बराबर, क्लियर है भाई। देखो तीसरे पे ना, तो यहाँ पे देखो तीसरे पे 2 इंटू पी है, 2 इंटू। अब बोला है यहाँ पे, अब आपको पता है कि 7 से जब ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 7x भी हो जाएगा, तब भी इसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, और ये अंदर 5 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तब भी इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के ये ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के सेम होने चाहिए, मतलब n बराबर p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर p, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो ऑर्डर है भाई, ये घट के जो आएगी मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर है वो 2 इंटू, उसके बाद आपका n भी हो सकता है और 2 इंटू पी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ऑप्शन में आपका 2 इंटू एन दे रखा है, 2 इंटू पी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।